कल की जो मैथमेटिकल एनालिसिस थी उसमें हमने दो वेव के डिस्प्लेसमेंट में एम्पलीट्यूड को सेम लिया था, ठीक है। तो उस टाइम पर जो इंटेंसिटी का रिजल्ट हमें मिल रहा था वो क्या था कि इंटेंसिटी वाज इक्वल्स टू आई नॉट एंड cos स्क्वायर फाई बाई 2 और ये कितनी थी 4 टाइम्स आई नॉट। जो हमने कल डेरिवेशन की थी कि जो इंटेंसिटी पहले आई की थी सुपरपोज होने से पहले दोनों डिफरेंट वेव की, एक की आई दूसरे की भी आई, कंबाइन जब हुए तो उनकी इंटेंसिटी 4 टाइम्स हो गई थी। कब? जब इनकी ब्राइटनेस कैसी थी? मैक्सिमम ब्राइटनेस, ठीक है। मतलब कि कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन के लिए इंटेंसिटी 4 टाइम्स आई नॉट जब उनकी एम्पलीट्यूड सेम था। Now this time we will again take the displacement of one wave. Let's say it is a naught sin omega t। कल हमने cos का लिया था तो आज sin का लेके समझ लेते हैं। आपको ये बात पता है कि जो वेव इस sin के फंक्शन में रिप्रेजेंट की जाए उस वेव को हम क्या कहते हैं? तो आंसर है हार्मोनिक वेव। दूसरे वेव वो भी हार्मोनिक है क्योंकि वो भी साइन कोसाइन इन सबका फंक्शन है। साइन ओमेगा टी। सपोज करो कि इन दोनों वेव में कुछ फेज डिफरेंस है। जब दो वेव में फेज डिफरेंस होता है तो उसके डिफरेंट केस हमने देखे थे, एक कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन और एक दूसरा डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव में फेज डिफरेंस की कहानी में पता है 0, 2 पाई, 4 पाई, 2n पाई, है ना, तीनों मल्टीपल। तो फेज डिफरेंस होता है। अब ऐसे केस में जो दोनों वेव हार्मोनिक है, हमें ये बात पक्की पता है कि दोनों वेव का जो फेज डिफरेंस है ये पाई, ये कैसे रहना चाहिए? तो आंसर है कांस्टेंट। तब जाकर ये वेव कैसी होगी? कंसिस्टेंट, और तभी हमें क्या मिलेगा? सुपरपोजिशन, ठीक है। अच्छा, तो इनको सुपरपोज करते हैं तो इनका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? तो आंसर है कि y1 प्लस y2 दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आएंगे। कितना होगा? a1 sin ओमेगा t प्लस y2 a2 sin ओमेगा t प्लस। अब यहां पर हम a को कॉमन नहीं ले सकते कि sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगा सकते। यहां पर जो इनका कोएफिशिएंट है कांस्टेंट वो दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहां पर हमारी दूसरी अप्रोच क्या होगी? a1 sin ओमेगा t एज इट इज a2 sin a cos b का फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला तो आंसर है sin a cos b प्लस ये तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस sin b cos a, ये फॉर्मूला होगा, है ना। यहां पर जिसमें sin ओमेगा t आता है उसमें से sin ओमेगा t कांस्टेंट ले लो, कॉमन ये कॉमन ले लिया तो यहां क्या बचेगा? a1 प्लस वहां पर a2 cos फाई है। नेक्स्ट वो वाला सेम
अब इसको बड़े ही ध्यान से समझे और पहचाने। तो एक चीज देख सकते हैं हम कि यहां पर ये जो टर्म है दिस इज एम्पलीट्यूड, और ये कांस्टेंट है इसलिए पूरा का पूरा मैंने एम्पलीट्यूड में उठा लिया, और ये भी एक कांस्टेंट है इसीलिए ये भी क्या ले लिया मैंने एम्पलीट्यूड। दो एम्पलीट्यूड और ऐसे में वेवगाइड बनती। हमें नेट डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट में एक एम्पलीट्यूड और एक हार्मोनिक फंक्शन मतलब कि साइन फंक्शन होना चाहिए। तो इसको सिंपलीफाई कैसे करेंगे? लिसन, इसमें हम दोनों एम्पलीट्यूड को क्या लेके चलेंगे ध्यान से समझना। तो हम ये कर लेते हैं कि लेट a1 प्लस a2, आंसर तो यहीं पर आ चुका है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस टर्म में इसको दिखाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको आउट करने जा रहे हैं। जैसे अगर मेरे पास लिखा हो कि 5x² माइनस में 2 = 0 या फिर = 2, इसको इस फॉर्म में शो करना है तो हम क्या करते हैं? तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं 5x² माइनस 2 नहीं, पहले हम क्या लिखेंगे -0 × x -2 या फिर प्लस कर दो पहले x² का फिर x की पावर 1 का फिर x की पावर 2 है ना। तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना है कि इस नेट डिस्प्लेसमेंट को हमें इस फॉर्मेट में लिखना है। उसके लिए यहाँ पर हमने लेट कर लिया कि लेट a1 प्लस a2 cos phi, ये है एक एम्पलीट्यूड लेट्स से cos थीटा, जो फेज डिफरेंस है इसमें phi उसी को हमने थीटा के फॉर्मेट में लिख लिया। दूसरा a2 sin phi, अब जो फेज डिफरेंस यहाँ पर है उसको हम थीटा की टर्म में फिर से लिख देते हैं, और ये दोनों एक ही है, फेज डिफरेंस और ये थीटा, ठीक है। तो अब इस फॉर्मेट में लिखने के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट को फिर से लिखो, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, ये क्या चीज है a cos phi sin omega t, a cos थीटा sin omega t प्लस a, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा a sin थीटा cos omega t। अब हमारा क्वेश्चन जो ये स्टेटमेंट ये इक्वेशन है ये पहले वाले की तरह हुई कि यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड यहाँ पर भी एम्पलीट्यूड सेम कॉमन है, इसको हम कॉमन निकाल देते हैं। So it will be a cos theta sin omega t plus sin theta cos omega t। ये क्या फॉर्मूला है? ये है फॉर्मूला cos a मतलब कि sin a cos b plus cos a sin b। तो इस फॉर्मूले के पैटर्न को मैं लिख सकता हूं a sin omega t plus theta sin a cos b plus cos sin। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट हमारे पास आ गया। ये क्या शो करती है? आंसर है net displacement of the two waves which are superposed to each other. These waves are also harmonic wave. Yes, यहाँ से ये प्रूव मिल गया कि हाँ सुपरपोज होने के बाद भी वेव कैसी है? हार्मोनिक। अब इसके बाद हम यहाँ पर जैसे लास्ट इक्वेशन में जो हमने कल की थी उसमें इंटेंसिटी का रिलेशन बनाया था, हम एक रिलेशन यहाँ से भी बना सकते हैं। वो कहाँ से बनेगा? तो आंसर है वो बनेगा यहाँ से। जिस टर्म को हमने लेट किया है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने इस इक्वेशन को हमें इस फॉर्मेट में लाना था, इसलिए हमने इसको अजम्पशन लिया कि लेट करो, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करें? इसको इंटेंसिटी के फॉर्मेट में सॉल्व करना है, देखो कैसे करेंगे।
हम इनका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर देंगे। तो इसका स्क्वायर क्या होगा, इन पूरे का स्क्वायर, तो आंसर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर cos स्क्वायर 5। स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, तो आंसर है हमें क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी। और इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, या इसको अगर ऐसे लिखें तो एक कांस्टेंट a स्क्वायर। तो जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगता है इक्वल्स टू एक कांस्टेंट साथ में हम इसके स्क्वायर करते हैं, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2a1 a2 cos 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर cos स्क्वायर 5 थीटा। ठीक है, इसको करेंगे तो a2 स्क्वायर sin स्क्वायर 5 इक्वल्स टू a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। हाँ, दोनों को ऐड करते हैं, क्या होगा, a1 स्क्वायर एज इट इज प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे, यहां से a2 स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, इसको ऐड करेंगे तो दोनों हो जाएंगे 1, तो मैं इसको ब्रेक करता हूं, प्लस यहां पर और कोई टर्म तो है नहीं, तो एज इट इज आ जाएगी 2a1 a2 cos 5, इन दोनों को ऐड करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा कॉमन, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1। ठीक है, अब यहां पर हम इस नेट एम्पलीट्यूड को लिख सकते हैं, नेट इंटेंसिटी क्या होगी, a1 का स्क्वायर मतलब i1 प्लस a2 का मतलब i2। और ये कौन है, जो दो वेव चल के आ रही है, ये उसकी इंटेंसिटी और ये दूसरी वाली वेव की इंटेंसिटी प्लस 2 a1 की वैल्यू बताओ, यहां से अगर a निकालते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में i, सो ये हो जाएगा रूट i1 i2 cos 5। तो यहां से ये जो रिजल्ट मिला है, ये रिजल्ट इंटेंसिटी को शो करता है, कैसे कैसे करेगा भी हम इसको समझते हैं। यहां ध्यान समझना है, अब जब दोनों वेव चल के आ रही हैं, क्या उनका एम्पलीट्यूड इस केस में सेम था, तो आंसर है नहीं था, इसीलिए यहां पर ऐसे केस बन रहे हैं। अगर सेम होता तो कैसा केस बनता, सुनो, अगर i1 i2 सेम है, सपोज दोनों की इंटेंसिटी सेम है, क्या होगा, केस 1 नेट i हो जाएगा 2i, और ये 2i स्क्वायर, ये भी 2i, और वो cos 5 कितना हो गया, 4i cos। तो हुई ना, जो ये ऑरिजिनल थी, और इसका मतलब कि जो नेट इंटेंसिटी है वो ऑरिजिनल वाले की 4 टाइम्स हो गई, अच्छा। तो यही तो हमने लास्ट टाइम भी किया था कि वो 4 टाइम्स हो गए थे। यहां पर ये फाई का फंक्शन क्या शो करता है, ये फाई शो करेगा हमें कि जो वेव है उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब मिलेगी, उसमें कब कब मिल रही थी, 0 पे, 2 पाई पे, 4 पाई पे, इन सब पर मिल रही थी। अब वहां पर क्या था, हमने लास्ट क्लास में जो किया था उसमें था कि नेट आई वाज इक्वल्स टू 4 टाइम्स आई नॉट cos स्क्वायर 5/2, वहां पर वो था, और यहाँ पर डायरेक्ट cos 5 है। क्या दोनों सेम है क्या अलग अलग, तो अभी पता लग जाएगा। ये देखो, हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी कब कब मिलेगी, जब cos 5 कितना होगा, 1, ठीक है। अब 5 की वैल्यू बोलो 1 कब आएगी, यूनिट सर्कल से हम समझ सकते हैं, जो हमने लास्ट टाइम हमने बताया। यहाँ पर 0 का फेज होगा, पाई 2 पाई का होगा, 4 पाई का होगा, 6 पाई का होगा। यहाँ पर जो बेस है वो 1 है,
क्या था लास्ट टाइम हमने, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर -1, यहाँ परपेंडिकुलर 1, यहाँ परपेंडिकुलर -, लेकिन कॉस में क्या चाहिए हमें, कॉस में चाहिए बेस, और बेस कब कब 1 है, केवल इसी साइड पर। और यहाँ पर कौन कौन से पाई है, कौन कौन से फेज डिफरेंस है, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, यही तो है ना। तो फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए इसके लिए, 0 होनी चाहिए, 2 पाई होनी चाहिए, 4 पाई होनी चाहिए, इस तरह से ये इवन मल्टीपल होनी चाहिए। तो क्या ये दोनों अलग अलग थे, आंसर नहीं। लास्ट टाइम जब हमने ये फॉर्मूला रख के किया तो दो भी सेम आंसर आया था और आज भी सेम आया। ये कब है, जब इंटेंसिटी दोनों की सेम है। ये वाला जो हमने आज केस डिराइव किया है, दिस इज जनरल केस। अब ये कंपल्सरी तो नहीं ना कि इंटेंसिटी हर बार वेव की सेम हो, अलग अलग भी हो सकती है। कितनी होगी अलग अलग, अगर आप यहां से समझते हो तो आपको सारा केस आ जाएगा। यहाँ पर कल वाला भी आगे जमने दिया, अब कुछ नया लाना चाहते हो वो भी आ जाएगा, डिस्ट्रक्टिव भी बन जाएगा, बन जाएगा। तो इसमें पाथ डिफरेंस कितना आएगा वो भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पाथ डिफरेंस को लेट्स से मैं लिखता हूं p, जैसे पाथ डिफरेंस क्या होगा, दो पाथ में जो डिफरेंस आया है रेट की। अच्छा 0 पे 0 लैम्डा, हमें पता है कि 2 पाई में 1 लैम्डा, 4 पाई में 2 लैम्डा। याद है कल का रिलेशन कि लैम्डा इक्वल्स टू में जब एक वेव यहां से हम कवर करती है, सपोज ये वेव है, ये यहां से यहां पर कितना होगा 1 लैम्डा, कितना फेज, ये पाई और ये 2 पाई, तो लैम्डा मीटर में 2 पाई है ना। ये वही तो चलता है कि लैम्डा है तो 2 पाई, 2 लैम्डा कर दिया तो 4 पाई, 2 लैम्डा 4 पाई। तो ये कैसे चलता जाएगा, ये चलता जाएगा n लैम्डा, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इवन मल्टीपल। हम यहां से डिस्ट्रक्टिव के लिए बना सकते हैं केस। यहां पर मेन क्या है, ये जो फेज डिफरेंस है इसके सामने ये वाली टर्म, ये पूरी कि मल्टीप्लाई में तो एक ही टर्म, तो ये टर्म डिसाइड कर रही है कि ये जो फाई है फेज डिफरेंस उसके चेंज होने से या उसके अलग होने से इंटेंसिटी कैसी कैसी आएगी, राइट आएगी, मैक्सिमम आएगी कि कम आएगी या डिम आएगी या फिर कम होती जाएगी। हर एक पैटर्न जो कंटीन्यूअस में उसकी इंटरफेरेंस बनेगा उसको पता चलेगा। जैसे जैसे उसकी फेज डिफरेंस रहेगा वैसा वैसा इंटेंसिटी आती जाएगी। तो ये जो टर्म यहाँ पर मिली है इसको हम कहते हैं इंटरफेरेंस टर्म, इंटरफेरेंस टर्म। अच्छा फिर से, जब वेव की इंटेंसिटी या फिर कहें कि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, इंटेंसिटी भी अलग हो सकती है, एम्पलीट्यूड अलग हो सकती, तो इंटेंसिटी अलग अलग हो या ऐसा कहें कि एम्पलीट्यूड अलग अलग हो, तो उसके लिए हमने क्या किया, ये पूरी मैथमेटिक्स हमने साइन लेके किया, इसको कॉस लेके भी कर सकते हो, बस फर्क पड़ता है इसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यहाँ पर। तो यहाँ पर शायद a1 - a2 करके कुछ ना कुछ रिजल्ट आता है, स्क्वायर करने पे ये दो है तो रिजल्ट वही आता है अगर यहाँ पर कॉस डेरिवेटिव लेते, ठीक है। सो दिस वाज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेव when they are superposed to each other. Now let's go for another topic.